अनम्यूट किया हुआ है? अच्छा ठीक है। सेकंड ईयर आपको मेरी आवाज आ रही है? इन सबको अनम्यूट करें, सारे स्टूडेंट्स को अनम्यूट करें। आप लोगों को यस क्या मैम, आ रही है मैम। आप लोगों को क्या मसला है, मुझे ये बता दे। रमजा, आपको क्या प्रॉब्लम है? हर आए दिन मुझे आपकी कंप्लेंट्स आ रही होती है, हर आए दिन मुझे, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है? कौन सी आपके अंदर एक्टिविटी और शरारतें हैं वो निकल निकल के बाहर आ रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं? आए दिन आप कोई ना कोई इस तरह का मसला खड़ा करती हैं और उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रही होती है कि फलाने ने भी ये किया था, तो फलाने ने भी ये किया था, और उसके बाद आपके बोलने का तरीका ही कुछ और होता है मेरे साथ। क्या चाहती हैं? मैं अभी सर के पास ये बात दोबारा लेके जाऊं? क्यों अपने लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं? क्यों अपने आप को आप उन हाईलाइटेड बच्चों में लेके आ रहे हैं जिनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं? अच्छा लग रहा है आपको ये सब कुछ? आई एम रियली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं। आपको नहीं पता कि यहाँ पर अभी मजीद आपके 2 साल हैं और आपने पढ़ना है? आपको नहीं पता कि आपके लिए प्रॉब्लम होंगे? आपको नहीं पता कि डिसिप्लिनरी इशू हो सकते हैं आपके लिए? और उसके बाद जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो आप स्टूडेंट बेचारा सा मुंह बना के सामने खड़े हो जाते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अपनी हरकतें आप लोगों ने देखी हैं? क्या हरकतें हैं? रमजा, मैं आपसे आजिज आ चुकी हूँ एंड नाउ टुडे आई एम रियली, मैं सर को कंप्लेन करने लगी हूँ। आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उस मीटिंग में आपके माइक के अंदर से जितने भी साउंड निकले हैं ना, मैंने सर को सुनवाने हैं वो, एंड उसके बाद सर डील करेंगे आपके साथ। इनफ विद यू नाउ। अच्छा बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अच्छा बच्चों, मैं दोबारा से आ गई हूँ। आप लोगों की अगली क्लास कोई और थी, लेकिन वो सर नहीं आए हैं, तो मैं अभी गई नहीं थी, यहीं बैठी हुई थी। तो आप लोगों की क्लास मैं ही ले लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, हम लोग न्यू प्लेजिया पे थे। अच्छा, इंटरनेट बड़ा तेज चल रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग न्यू प्लेजिया कर रहे थे, ठीक है। अच्छा बच्चे, मेरी क्लास जो ख़त्म हो गई थी ना, 12 बज गए थे, मेरी तो क्लास ख़त्म हो गई थी। अभी तो मैं जा रही थी, लेकिन वो आप लोगों के अगले टीचर नहीं आए थे, तो वो फिर मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो वो मैंने कहा चलो फिर मैं ले लेती हूँ। मैंने तो वैसे भी तुम लोगों को रिवाइज़ कराना था। अच्छा, हम लोग कहाँ थे बच्चों? हाँ, चलो बच्चों, कोई बात नहीं, आप लोग ज़रा ना अच्छा बिहेव किया करो। अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे हो सारे। आई डोंट नो द मैटर बिहाइंड इट, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि टीचर इज़ ऑलवेज़ अ टीचर, ठीक है? आपके जो सीनियर्स होते हैं उनसे अच्छा बिहेव किया करो, ठीक है? हो तो बच्चे ही ना आप लोग, ठीक है? सीनियर कोई भी हो, चाहे एडमिन का हो, चाहे फैकल्टी हो, ठीक है? चाहे आपका कोई क्लास में सॉरी, आप लोगों का वैसे ही सीनियर हो बैच वाइज, ठीक है? आप लोगों के फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के हों, जो भी, मतलब हर एक से ना अच्छा बिहेव किया करो, ठीक है? क्योंकि सीनियर इज सीनियर, ठीक है? सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा। मेरे साथ मेरा अपना एक पर्सनल वाकया है कि जब मैं पढ़ रही थी पेशावर में, तो मेरे हम फूलिंग होती थी हमारे हॉस्टल के ज़माने में, ये मैं आप लोगों को सुना रही हूँ वैसे ही। तो हम लोग उस वक्त जिस सीनियर ने मेरी सबसे ज़्यादा फूलिंग की थी, मतलब जैसे कह लो रैगिंग की थी, जैसे रैगिंग कहते हैं आप लोग, ठीक है? फर्स्ट ईयर में उसने मुझे बहुत तंग किया था, उस लड़की ने बहुत तंग किया था। मेरी फर्स्ट ईयर में पहली रात थी हॉस्टल में, और बाद में वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड बनी, सबसे ज़्यादा, जिसने अपने नोट से लेके और हर चीज़ मेरे साथ शेयर की थी। तो इसलिए ये है कि ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, ठीक है? जैसा वो कहते हैं उस तरह किया करो, ठीक है?
और आपको नहीं पता होता कि मतलब आप किसी से मिसबिहेव करते हैं या क्या। मतलब मैंने मेरी वो उस वक़्त सीनियर थी, वो फाइनल ईयर में थी, मैं फर्स्ट ईयर में, तो उसने मेरी दबा के रैगिंग की थी। लेकिन एट द एंड फाइन जब मैं फाइनल ईयर में आई और वो जा चुकी थी, मतलब वो मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड मतलब वो बन गई थी कि मतलब मैं बहुत क्लोज रिलेशनशिप था मेरा उसके साथ, बहुत अच्छी बहनों वाला और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त था। मैं उसके पास बाहर गई, इंग्लैंड 2-3 दफ़ा गई उसके पास, लेकिन मतलब बहुत गपशप थी। तो इसलिए ऑलवेज़ हमारे सीनियर ने गाइड किया था सबकी सप्ली बेटे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सप्ली आपके अपने हाथ में भी होती है, ठीक है? आप जितना पढ़ते हो, ठीक है? पढ़े बगैर कोई काम नहीं होता बच्चों, कोई काम नहीं होता, कोई सक्सेस मेहनत और पढ़े बगैर नहीं हासिल होती है। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है? अब हम लोग साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स मैंने तुम लोगों के साथ एमसीक्यू शेयर किया था, ठीक है? कि किस तरह से आप लोगों को क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स के एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने मैलिग्नेंसी के काफ़ी सारे फीचर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग अच्छा कुछ प्रिकर्सर लीजन्स होती हैं जो कि आपको कैंसर की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है? जैसे उसकी एग्ज़ाम्पल है बेरेट इसोफेगस, ठीक है? उससे आपको एसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है? इस तरह कुछ कोलोनिक मेटाप्लेज़ियाज़ हैं जो आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं। जैसे लिकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है? अब ये बेशक ओरल कैविटी का क्वेश्चन है, लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट पैरा में उसका ज़िक्र है कि रिलेटिवली फ्रीक्वेंट प्रिकर्सर लीजन इज़ द लिकोप्लेकिया व्हिच इज़ अ थिकनिंग ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम दैट may occur in the oral cavity or on the penis or the vulva and give rise to squamous carcinoma। इस तरह की भी बच्चों यूएचएस में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? कि आप लोगों को प्रिकर्सर लीजन लिखी हुई हो या आप लोगों को कार्सिनोमा लिखा हुआ हो और आप लोगों से आगे पूछा जाए कि इसका प्रिकर्सर लीजन क्या होगा, ठीक है? लिकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है? ओरल कैविटी में अभी 2 दिन पहले ही पढ़े हैं, ठीक है? इस तरह बच्चों कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। अच्छा, ये वाला जो हमारा टॉपिक था ये काफ़ी जिसे कहते हैं डाइवर्स किस्म का था, जिसमें हम लोगों ने जीन्स पढ़े, हम लोगों ने क्लोनल एक्सपेंशन, कार्सिनोजेनेसिस, जेनेटिक डैमेज ये सारा पढ़ा था, ठीक है? इसमें से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? अच्छा, एक तो बच्चों आपको 4 क्लासेस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी जीन्स पता होना चाहिए, ठीक है? जिनको ट्यूमर अफेक्ट करता है, ठीक है? कौन से वो नॉर्मल 4 क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी जीन्स हैं जहाँ पे गड़बड़ होती है, ठीक है? एक तो सबसे पहला उसमें होता है द ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन्स, फिर दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन, फिर जीन्स दैट रेगुलेट द प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस को जो कंट्रोल करते हैं, एंड जीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, ठीक है? दे आर द प्रिंसिपल टारगेट्स ऑफ कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस, ठीक है? ये 4 क्लासेस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैंसर में, ठीक है? जब भी आप लोगों को इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है? या एमसीक्यू आए या वाइवा में टीचर आप लोगों से पूछे, ठीक है? कौन से 4 क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी जीन्स हैं जिनकी गड़बड़ होगी, ठीक है? म्यूटेशन होगी तो कैंसर फैलेगा, जो कि कैंसर का प्रिंसिपल टारगेट है, ठीक है? तो ये 4 जीन्स होते हैं जो कि कैंसर का टारगेट होते हैं, ठीक है? अब इस तरह अगर तुम लोगों से जिस तरह हम लोगों ने पीछे पढ़े थे एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये टर्मिनोलॉजीज बच्चों क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है? एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया वगैरह में से तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह एनाप्लेजिया लैक ऑफ डिफरेंशिएशन है, हम लोगों ने उसमें से कितने एमसीक्यूज निकाले, ठीक है? अब जिस तरह अगर तुम लोगों को एमसीक्यूज इस तरह आए कि एक पेशेंट है, उसने आपको प्रेजेंट किया, उसकी सेल उसकी बायोप्सी पे एटीपी आया है, एटीपी का मतलब कि वो टिपिकल नहीं है, जैसे वो नजर आती थी अब उस तरह की है नहीं, ठीक है? आपको उसमें सेलुलर पोलैरिटी लॉस नजर आई है, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनर पे एटिपिया का मतलब ये है कि अभी कैंसर आगे नहीं बना, अभी वो कैंसर से पहले की स्टेज में है, प्री मेलिग्नेंट स्टेज में है या उससे भी पहले की स्टेज में है, जहाँ पे एटिपिया होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे उस स्टेज को हम क्या कहते हैं जिसपे हमें कह लो एटिपिया नजर आना शुरू हो जाता है? सेकेंड ईयर बच्चों D18 जागो सारे। जब हमें एटिपिया नजर आना शुरू हो जाता है, जी बच्चे उमैद, रोशीन, हाँ अनफाल बच्चे, एमन, फातिमा, जिस स्टेज पे हमें एटिपिया नजर आना शुरू हो जाता है कैंसर से पहले, उसको हम क्या कहते हैं उस टर्म को? जी अरीशा बच्चे, क्या कहते हैं उसे हम?
जिसने ये बता दिया ना, समझो कि उसको पूरा नियोप्लेजिया समझ आ गया। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, जब हमें कैंसर एक बायोप्सी हम देख रहे हैं, हमें एटिपिया नज़र आना शुरू हो गया है और हम कह रहे हैं कि यार इसमें कैंसर के चेंजेस नज़र आ रहे हैं, अब कैंसर लगता है बनने वाला है, ये कैंसर बन जाएगा इसमें बाद में। उसको क्या कहते हैं उस टर्म को? अभी मैंने 1000 दफ़ा वो नाम लिया है। जी फातिमा बच्चे, एमन, इब्राहिम, अनफाल। अच्छा, रमज़ा बच्चे, मैं ये पूछ रही थी कि आप एक माइक्रोस्कोपी पे एक स्लाइड देखते हो बायोप्सी किसी पेशेंट की, ठीक है? उसमें आपको एटिपिया नज़र आता है। एटिपिया का मतलब ये कि आपको सेल्स नॉर्मल नहीं नज़र आ रहे, सेलुलर एटिपिया मतलब अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है? प्री मैलिग्नेंट उस वो एक लीजन है, ठीक है? उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि जब सेल्स एटिपिकल होते हैं, हम कहते हैं कि यार अभी इसमें ना कैंसर बन जाएगा। नहीं, एक्सीलेंट मायरा, एक्सीलेंट मायरा शौकत, वेरी गुड, ठीक है? उसको हम डिस्प्लेजिया, वेरी गुड तहरीम, एक्सीलेंट, उसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं बच्चों। जब हमें सेलुलर एटिपिया नजर आना शुरू हो जाए उसको हम एट डिस्प्लेजिया कहते हैं, ठीक है? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि मेलिग्नेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट साइन जब भी मेलिग्नेंसी होती है तो दैट इज मेटास्टेसिस, ठीक है? अच्छा, फिर जितने भी हम लोगों ने ये पढ़े जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह होती हैं, कुछ जीन्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के जो कि जिनकी म्यूटेशन होती है, जैसे कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हम लोगों ने देखे, ठीक है? इस तरह हमने एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन्स देखे। फिर कैंसर के हॉलमार्क्स, अच्छा कैंसर के हॉलमार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ये एससीक्यू बहुत आता है एग्जाम में। ये 8 हॉलमार्क्स हैं जिनको हमने बड़ी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है? हर हॉलमार्क पे मैंने आप लोगों को एक एक, जिसे कह लो ना, एक एक घंटे की डिस्कशन हुई है हम लोगों की, ठीक है? हॉलमार्क्स का मतलब ये होता है कि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म से रिलेटेड जो फिनोटिपिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जैसे ट्यूमर कैसे ग्रो करेगा, क्या वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करेगा, उसके अंदर कितनी ताकत है डिस्टेंस मेटास्टेसिस की, ठीक है? ये सब हम हॉलमार्क्स में स्टडी करते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हमने गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन को भी पढ़ा था इस यूनिट में कि किस तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है। ट्यूमर सेल्स जो कि प्रोग्रेस करते हैं, नॉर्मली दे प्रोग्रेस अंडर द प्रेशर ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन, मतलब ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस तरह से होती है, ठीक है? फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था इस यूनिट में कि डीएनए म्यूटेशंस के साथ कुछ एपिजेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं। अच्छा, जब भी म्यूटेशंस होंगी ना, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मिथाइलेशन या हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये दो हमने चीजें पढ़ी थी, ठीक है? तो वो किस चीज को अफेक्ट करती है? सबसे पहले डीएनए को, ठीक है? कोई भी म्यूटेशन होगी वो सबसे पहले जाके डीएनए को अफेक्ट करती है, ठीक है बच्चों? अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एपिजेनेटिक म्यूटेशंस जो हैं वो डॉटर सेल पे पास हो जाती हैं, ठीक है? उससे फिर वो जीन आगे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो उनमें एक्सप्रेस होती हैं, ठीक है? इस तरह ये टेप एक हमने डायग्राम पढ़ी थी बच्चों, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस कुछ इनिशिएटिंग म्यूटेशंस होती हैं, फिर जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होती है, फिर कुछ हमारे पास ड्राइवर म्यूटेशन होती हैं, कुछ पैसेंजर म्यूटेशंस होती हैं। ड्राइवर म्यूटेशन वो जो कि आगे लेके चल रही होती हैं उस कैंसर को, ठीक है? फिर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़े। सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स, ठीक है? अच्छा, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको एससीक्यू की फॉर्म में ही आता है, ठीक है? एमसीक्यू इसमें से तो कोई निकल नहीं सकता। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत होती। एग्जाम में ज्यादातर आपसे इसका नाम पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाएगा वो 8 फंडामेंटल चेंजेस बताएं जो कि कैंसर के हॉलमार्क्स कहलाते हैं। तो आपने इसी तरह बताना होगा, इनको अपनी जबान में नहीं लिखना होगा, आपने इसी तरह से बताना होता है कि जिस तरह ये लिखे हुए हैं, ठीक है? जैसे आपने बताना होगा कि सेल्फ सफिशिएंट होते हैं ग्रोथ सिग्नल्स में, ये ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स को इनसेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड होती है, ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा एपोप्टोसिस
ठीक है, को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक सेल की डेथ की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, वो उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर रेप्लिकेशन पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, लिमिटलेस होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अपने हिसाब से कैंसर से प्रोलिफरेट करते हैं। उनके अंदर एंजियोजेनेसिस होती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर उनके अंदर इन्वेजन और मेटास्टेसिस की पावर होती है, उनके अंदर पावर होती है कि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दें, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स बच्चों, आप एग्जाम में बेड़ा गर्क ना लिख देना, ठीक है। आपने इवेड का ही वर्ड यूज करना होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, जाग रहे हो सारे? एक तो तुम लोग गायब हो जाते हो, मैंने तुम लोगों से कहा कि चैट बॉक्स में बैठे रहो, ठीक है। तुम लोग माइक म्यूट इसलिए नहीं करा रही क्योंकि फिर तुम लोग मुझे म्यूट कर दोगे बिल्कुल। अच्छा शाबाश, सारे जाग रहे हो, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, फिर बच्चों हम लोगों ने कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स का पढ़ा था, ठीक है। अब इन लोगों के तुम लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्रोटो ऑन्कोजीन की क्या डेफिनेशन है, ऑन्कोजीन क्या होता है, ऑन्कोप्रोटीन क्या होता है। Genes that promote autonomous cell growth in cancer cells are called oncogenes and their unmutated cellular counterparts are called proto-oncogenes, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में किस तरह से चेंज होता है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। सबसे पहले जो अनम्यूटेटेड सेलुलर काउंटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, और जो ऐसे जीन्स जो कि ऑटोनोमस सेल ग्रोथ करते हैं कैंसर सेल्स में, उनको हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। सो प्रोटो पहले आया और फिर ऑन्कोजीन उससे बनता है, ठीक है। सो कैंसर जब भी होगा ना बच्चों, ठीक है, तो कैंसर हमेशा होगा बाय द हेल्प ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। कैंसर सेल्स जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करेंगे, सेल एक्सप्रेसिंग, ठीक है। मतलब सेल एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन्कोप्रोटीन्स की और ऑन्कोजीन्स की, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। सो ओवर एक्सप्रेशन अगर आपको लिखा हुआ आता है कि कैंसर इन ह्यूमन किस वजह से ज्यादा कॉमन होता है, आप बता सकते हो कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स की वजह से कैंसर ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, जब कैंसर सेल मेटास्टाइज करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले वो किस चीज को इन्वेड करते हैं, अंडरलाइंग। बच्चे हार्मफुल इन द सेंस इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अनम्यूटेटेड काउंटर पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं कि उसका मतलब ये कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है, तब कैंसर बनेगा ना, तब फिर ऑन्कोजीन्स उनसे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अरीशा बच्चे, अरीशा तुम मुझे हमेशा याद रहोगी, अच्छा तुमने लड़कों के अंदर यूट्रस बना दी थी। अच्छा, फिर अच्छा दूसरा बच्चों, आप लोगों को दो टर्मिनोलॉजीज थी, वो हम लोग उस वक्त गपशप में भूल गए। दो टर्मिनोलॉजीज का आप लोगों को डिफरेंस बेनाइन और मेलिग्नेंट में मैंने पहले समझाया था, वो सफिक्स ओमा से रिलेटेड था, मैं फिर आपको बताती हूँ उसका। अच्छा, आप गौर से सुनना, ठीक है। अभी मैं बोल नहीं रही इसलिए आवाज नहीं आएगी, अच्छा। ह्यूमन नॉमेनक्लेचर देख रही हूँ मैं। अच्छा, अब बच्चों कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे अब ये हम लोगों ने एडिनोमा वगैरह पढ़े हैं, पेपिलोमा वगैरह पढ़े हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जिनमें हम सार्कोमास वगैरह पढ़ते हैं, या अगर जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है या एडिनो कार्सिनोमा है, कुछ मिक्स ट्यूमर्स भी होते हैं, ठीक है। जिस जिस तरह प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ये मिक्स ट्यूमर है, ठीक है, जिसके अंदर बोथ एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल कंपोनेंट होता है। फिर कुछ टेराटोमा होते हैं जो कि एक जर्म लेयर से ज्यादा से बने होते हैं मिलके, ठीक है। अच्छा, फिर ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों, ये एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों से पूछी जाती हैं, हमाटोमास और कोरिस्टोमा, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो कि क्या है। हमाटोमा आर डिसऑर्गेनाइज्ड बट बिनाइन मासेस कंपोज्ड ऑफ सेल इंडिजिनस टू द इन्वॉल्व्ड साइट्स, ठीक है। ये बेसिकली बिनाइन मैसेज हैं,
ठीक है? जो कि लेकिन डिसऑर्गेनाइज़्ड हैं, ठीक है? सो अगर आप लोगों को कभी इस तरह का एमसीक्यूज़ आता है कि जिसमें आपसे पूछा हुआ हो कि कोई भी डिसऑर्गेनाइज़्ड टिश्यू आपको हिस्टोपैथोलॉजी में नज़र आ रहा है, तो वो कौन-सा टाइप होगा? और उसमें उसने काफ़ी सारे लिखा हुआ, जैसे क्या वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, क्या वो बेसल सेल कार्सिनोमा होगा, क्या वो लिम्फोमा होगा, क्या वो हेमेंजियोमा होगा, क्या वो कोरिस्टोमा होगा। जब भी डिसऑर्गेनाइज्ड बिनाइन मैस आएगा, दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड हमाटोमा। हमाटोमा कोई कैंसर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ये एक बिनाइन किसी भी जगह पे बिनाइन मैस हो सकता है जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो, उसको हम हमाटोमा कहते हैं, ठीक है? इस तरह कोरिस्टोमा तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कोरिस्टोमा का आपको टर्म आप तब यूज करते हो जब हेट्रोटोपिक रेस्ट ऑफ सेल्स नजर आए। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है, जैसे आपको पेनक्रियाटिक टिश्यू नजर आए मैदे में, ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? हेट्रोटोपिक रेस्ट ऑफ सेल्स इज फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है? उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है, जैसे एक स्मॉल नोड्यूल ऑफ नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड पेनक्रियाटिक टिश्यू आपको नजर आए स्टमक में, ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो कोरेस्टोमा और हमाटोमा का डिफरेंस आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। हमाटोमा बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड बिनाइन मैस है और कोरेस्टोमा इज द टर्म अप्लाई टू हेट्रोटोपिक रेस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये टर्म मेलिग्नेंट या बिनाइन में कंफ्यूज नहीं करनी, ठीक है? ये दोनों टर्म बिनाइन और मेलिग्नेंट से थोड़ा सा हट के हैं, ठीक है? अच्छा, जिस तरह आप लोगों को फर्ज करो कि एमसीक्यू आता है आप लोगों को कि देखो ये नोमेनक्लेचर्स में से ना बड़े सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को एक एमसीक्यू आता है कि आप लोगों को एक जिस तरह है फर्ज करो एक फीमेल है, ठीक है? उसने आपके पास प्रेजेंट किया है, उसको कोई मसला था, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी और अल्ट्रासाउंड पे देखा तो उसके ओवरीज आप लोगों ने जब खोली तो ओवरीज के अंदर आपको कुछ हड्डी नुमा टिश्यू नजर आया, कुछ एपिथेलियम, कुछ मसल, कुछ फैट, कुछ नर्व, कुछ टीथ, कुछ इस तरह की चीजें आपको नजर आना शुरू हो गई, ठीक है? और आप फिर उस इतने सारे आपको एक जगह पे एक मिक्स्ड फैशन में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज नजर आना शुरू हो गए उस बायोप्सी के अंदर, ठीक है? तो जिसके अंदर मतलब स्किन टिश्यू भी था, हेयर्स भी था, सेबेशियस ग्लैंड्स भी थे, ठीक है? और टूथ स्ट्रक्चर भी थे। ये कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू है? मतलब इसमें डिफरेंट मिक्स टाइप ऑफ टिश्यू है, जिसको आप कह रहे हो मोर देन वन जर्म लेयर से मिलके बना हुआ लग रहा है, ठीक है? तो उस टिश्यू को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? ओवेरियन सिस्ट तो है, टेराटोमा, एक्सीलेंट उसामा, वेरी गुड, ठीक है? रमजा बच्चे आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो, डर्मोइड सिस्ट भी उसको कहते हैं, टेराटोमा भी कहते हैं, ठीक है? ये एक ही चीज के नाम है, लेकिन अगर ऑप्शन में डर्मोइड सिस्ट ना लिखा हुआ हो तो आप टेराटोमा क्लिक करते हो, या टेराटोमा ना लिखा हुआ हो तो आप उसको डर्मोइड सिस्ट करते हो, ठीक है रमजा? एंड अरीशा ने भी ठीक बताया था, कुछ हद तक ठीक था, ओवेरियन सिस्ट सही बताया, उसामा एंड सीरत एक्सीलेंट फॉर यू। अच्छा, इस तरह बच्चों अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी अच्छा, अब आप लोगों को एक एमसीक्यू आए कि एक पेशेंट को था जी, एक सेकेंड पीछे जाते हैं। असल में मैं तुम लोगों को हर तरह का एमसीक्यू पढ़ाना चाह रही हूँ कि तुम लोग को पता हो। अब एक पेशेंट है, उसको वो आपके पास प्रेजेंट किया है, कोई इंटेस्टाइनल पेन था, क्या था, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है? और लॉस ऑफ एपिटाइट हो रही है, या उसको काफी अर्से पहले एडिनोमा था, डायग्नोज हुआ था, उसकी बायोप्सी ली थी, ठीक है? उसकी आपने एंडोस्कोपिक बायोप्सी ली थी, उस पे आपको एडिनोमा आपने डायग्नोज किया था, एडिनोमा ऑफ द इंटेस्टाइन या एडिनोमा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन या एडिनोमा ऑफ द ड्यूडेनम या इस तरह जो भी आपने डायग्नोज किया था, ठीक है? अब 10 साल बाद पेशेंट ने आपको प्रेजेंट किया लॉस ऑफ एपिटाइट के साथ, वेट लॉस भी है उसका, और इसके अलावा पेशेंट को जिसे कह लो ना बाउल हैबिट्स डिस्टर्ब है, ठीक है? ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है। अब एडिनोमा 10 साल बाद क्या चांस है, वेट लॉस की भी हिस्ट्री दे रहा है, कि एडिनोमा अपने किस काउंटर पार्ट में चेंज हो सकता है? जी बच्चों, एडिनोमा से 10 साल बाद क्या बन सकता है? एडिनोमा एक बिनाइन था, उसका मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट क्या होता है एडिनोमा का?
उसामा बच्चे थोड़ा सा हाँ कैंसरस हो सकता है, लेकिन उसका नाम क्या होगा? एडिनो सार्कोमा नहीं मेरे बच्चे, उसामा एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, सार्कोमा का वर्ड हम मीजन काइमल ओरिजिन्स ऑफ टिश्यूज के लिए रखते हैं। ठीक है बच्चे, एडिनो कार्सिनोमा। एक्सीलेंट खानसा, मनाल, वेरी गुड बच्चों। उम्मे हबीबा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जब भी कोई अब आप लोगों को हमाटोमा और कोरिस्टोमा का डिफरेंस भी पता लग गया। डिसऑर्गेनाइज टिश्यू जहाँ पे भी नजर आएगा बिनाइन मास हमाटोमा कहेंगे। पेनक्रियाटिक टिश्यू अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा में नजर आ रहा है तो हम कोरिस्टोमा कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आप लोगों को प्री मेलिग्नेंट अगर कोई लीजन मिलती है तो प्री मेलिग्नेंट है। ठीक है, मेलिग्नेंट होने से पहले तो एक चीज जो आप उसमें सबसे ज्यादा आप जिसे कह लो ना कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो आप उसमें नोट करोगे वो क्या होगा? ठीक है, क्या नोट करोगे अगर एक प्री मेलिग्नेंट लीजन आपको मिली है सबसे पहले? जी बच्चों, चलो हम चले भी जाते हैं उसकी तरफ। बच्चे प्री मेलिग्नेंट, ठीक है, मेटास्टेसिस मेलिग्नेंट में होगी उसामा बच्चे। अच्छा, मैंने तुम लोगों के लिए सामने स्लाइड भी खोल ली है। ठीक है, जब भी कोई प्री मेलिग्नेंट लीजन देखते हो ना, ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिज्म तो ठीक है बेशक उसमें नजर आ रहा होता है, लेकिन एक फीचर जो प्लियोमॉर्फिज्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसका एनसी रेशियो देखते हो। ठीक है, आप देखते हो कि उसका न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना है। नॉर्मल होता है 1:4 या 1:6। ठीक है, लेकिन प्री मेलिग्नेंट लीजन में या कैंसर में ये लीजन 1:1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है कि उसका न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चे, हबीबा मैं ये कह रही थी कि जब भी आपको कोई प्री मेलिग्नेंट नीयर नजर आती है तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हो? जो अभी कैंसर नहीं बनी होती, ठीक है, आप उसमें प्लियोमॉर्फिज्म देख सकते हो कि उसका शेप साइज, अगर वो भी नहीं है, प्लियोमॉर्फिज्म भी नहीं है, ठीक है, तो आप उसका एनसी रेशियो देखते हो। एन इज फॉर न्यूक्लियस एंड सी इज फॉर साइटोप्लाज्म। आप उसका न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखते हो कि कैसा है। ठीक है, अगर 1/1 है इसका मतलब है कि वो कैंसर है। नॉर्मली 1/4 होता है। ठीक है, मतलब 1 न्यूक्लियस के साथ 4 टाइम्स ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, 1:4 का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह अक्सर कैंसर में जिस तरह हम इन्वेजन की टर्म यूज करते हैं, हम परमिएशन की भी एक टर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने अक्सर दफा कहा होगा परमिएबल। ठीक है, परमिएबल से ही हम यूज करते हैं टर्म परमिएशन। ठीक है, परमिएशन का क्या मतलब होगा? ठीक है, ये एंजियोजेनेसिस में भी बताया था मैंने। परमिएट करने का मतलब ये होता है, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। परमिएट करने का मतलब होता है कि एक चीज के अंदर घुस जाना। और परमिएशन का वर्ड, शाबाश, वेरी गुड हुमा। ठीक है, पेनिट्रेशन या एंटर मनाल, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, परमिएशन का मतलब है कि कोई भी ट्यूमर जो है जो इन्वेड कर चुका है ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं परमिएशन, क्योंकि उसने ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल करना है ना, आगे जाना है, तो परमिएट कर गया ब्लड वेसल के अंदर, एंटर हो गया। ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी को हम, परमिएबिलिटी से भी ये वर्ड निकलता है, इसको हम कहते हैं परमिएशन। ठीक है, अच्छा, अच्छा, फिर ये टर्मिनोलॉजीज बच्चों अब आप लोगों को मेरे ख्याल से भूलनी चाहिए। हमने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस कर लिए कि अगर आप लोगों को इस तरह का यूएचएस में एग्जाम में आता है कि आपने डिफरेंट एनाप्लेजिया के या लैक ऑफ डिफरेंशिएशन के 4-5 फीचर्स बताने हैं, तो कौन से बताओगे? प्लियोमॉर्फिज्म, एनसी रेशियो, माइटोसिस, लॉस ऑफ पोलैरिटी, और इसके अलावा दूसरी चेंजेस जो हैं। ठीक है, ये अब काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने पढ़ लिया, आई गेस सब लोगों को, तुम लोगों को भूलेगी नहीं। ठीक है, और फिर इसके अलावा बच्चों आगे चलते हैं। अब हम आई थिंक बिनाइन और मेलिग्नेंट अब काफ़ी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी भी काफ़ी हो गया। हम रेगुलेटरी जीन्स पे थे, हमने 4 तरह के जीन्स पढ़े थे जो कि म्यूटेशन की वजह से जिनमें गड़बड़ पैदा हो जाएगी। अच्छा, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया है, ये भी हो गया था। सेलुलर ऑन्को जीन्स, प्रोटो ऑन्को जीन्स की डेफिनेशन नहीं भूलना है बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये कुछ सिलेक्टेड ऑन्को जीन्स दिए हुए,
ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स दिए हुए हैं, साथ इनके ग्रोथ फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनका मोड ऑफ एक्टिवेशन ट्यूमर में दिया हुआ है और साथ एसोसिएटेड ट्यूमर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ ग्रोथ रिसेप्टर होगा, कौन सा प्रोटो ऑन्कोजीन अफेक्ट होगा, उसकी क्या एक्टिवेशन होगी, क्या वो ओवर एक्सप्रेस्ड होगा, क्या वो एम्पलीफाइड होगा, क्या उसकी पॉइंट म्यूटेशन होगी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने ये काफी दफा पढ़े थे हमने, जिसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ में प्रोटीन्स पढ़ी, जिनको सॉरी बच्चों जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स पढ़ी थी। इस तरह हमने सेल साइकिल रेगुलेटर्स पढ़े थे, हमने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स पढ़े थे, ग्रोथ फैक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, अब जिस तरह अब इस टेबल में से ना मैं तुम लोगों को 1000 एमसीक्यूज बना के दे दूं। ठीक है, सिर्फ इस टेबल में से अगर तुम लोग देखो। अब लेट सपोज बर्किट लिम्फोमा बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा में मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कौन सा न्यूक्लियर रेगुलेटरी प्रोटीन या कौन सी प्रोटो ऑन्कोजीन अफेक्ट होती है। उस प्रोटो ऑन्कोजीन का क्या नाम है, बर्किट लिम्फोमा के आगे लिखी हुई है। जी बच्चों, मनाल, हुमा, हबीबा, उसामा, हांसा, सीरत, अरीशा, और कहाँ गए, मायरा, रोशीन, फातिमा, मनाल, रमजा, कहाँ हो बच्चे सारे। MYC, एक्सीलेंट, उसामा, अनफाल, तहरीम, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट इब्राहिम, एक्सीलेंट फातिमा, एमन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इट मीन्स तुम लोग को एमसीक्यू करने का तरीका समझ आ रहा है। अब बर्किट लिम्फोमा में कौन सा मोड ऑफ एक्टिवेशन होगा। अच्छा ठीक है, मैं कह देती हूँ। बच्चों आप लोगों का 1 से 2 डॉक्टर सुहेल अब्बास का लेक्चर होगा। ठीक है, अभी मुझे एडमिन से मैसेज आया है, मैडम बता रही हैं 1 से 2 बजे आपका डॉक्टर सुहेल अब्बास के साथ लेक्चर है, तो कोई भी मीटिंग ना छोड़े। ठीक है, इसके बाद 1 से 2 बजे वाली क्लास आप लोगों की डॉक्टर सुहेल अब्बास के साथ है। ठीक है बच्चों, सो मीटिंग लीव नहीं करनी 1 से 2। अच्छा अभी 8 मिनट रहते हैं, सो हम मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बर्किट लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन होगी MYC जीन की। ठीक है, अब फर्ज करो तुम लोगों को आता है मेलानोमा या ल्यूकीमिया में कौन से जीन की पॉइंट म्यूटेशन होगी, यू विल से BRAF। ठीक है, इस तरह एक और जीन था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो ERBB2 जीन की एम्प्लीफिकेशन होती है। या इसके अलावा एक और है, किधर गया बच्चे, कहाँ गया वो, आगे अगला मेरे ख्याल से टेबल है जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा वाला है। ठीक है, वो आगे देख लेते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोप्रोटीन के डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ये कुछ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पाथवे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, फिर ग्रोथ फैक्टर्स डिफरेंट, हमने ये सारा पीछे उसी टेबल की आगे चीजें एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से पाथवेज होंगे, फिर रैस म्यूटेशंस वगैरह, ये सब वही चीजें आगे डिटेल में बताई थी। ठीक है, फिर BRAF म्यूटेशंस होंगी, वो कौन सा टाइप ऑफ कार्सिनोमा प्रोड्यूस करेंगे, ल्यूकीमिया करेंगी या हेरी सेल ल्यूकीमिया वगैरह करेंगी। ठीक है, अच्छा फिर इस तरह बच्चों हमने कुछ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स पढ़ी थी, PI3 के फैमिली ऑफ प्रोटीन्स थी। फिर ऑल्ट्रेशन इन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, ये हमने कुछ। अच्छा अब जिस तरह ये टेबल है बच्चों, ठीक है, ये बर्किट लिम्फोमा इसमें एक तरफ बताया हुआ है। ठीक है, नीचे वाली फिगर देखो, बर्किट लिम्फोमा है और ऊपर क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया है। ठीक है, इसमें देखो, ये इसमें से याद है जब हम लोगों ने किया था मैडम, हम लोग को बताया था कि इसमें से बहुत सारे MCQs हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हम बता सकते हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम और क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया में किस क्रोमोसोम नंबर की ट्रांसलोकेशन हुई। ठीक है, सेकेंडली आप बता सकते हो कौन सा जीन था, BCR था, ABL था। फिर आप बता सकते हो उसमें कि उसमें कौन सा पाथवे हुआ, क्या एक्सप्रेशन ऑफ प्रो ग्रोथ जीन हुई, क्या एक्टिवेशन हुई, कौन से मतलब रूट से। ठीक है, और इस तरह जिस तरह क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया है उसमें क्रोमोसोम नंबर 922 की ट्रांसलोकेशन होती है। बर्किट लिम्फोमा में क्रोमोसोम 8 और 14 की आती है। अच्छा मैंने एक दफा ऑस्पी बनाई थी बच्चों MBBS वालों की, तो उसमें मैंने ये सवाल रखा था।
ठीक है, एमबीबीएस की ऑस्पी में रखा था। तुम लोगों को भी इस तरह की ऑस्पीज में सवाल आ सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ऑस्की थी जिसमें इस तरह पैथो में ये क्रोमोसोम्स का बताया हुआ था कि बताओ कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन 922 हो तो क्या होगा, 814 हो तो क्या होगा, या बर्केट लिम्फोमा लिखा हुआ था, या सीएमएल, इस तरह कुछ मैंने बनाया था कि कौन से जीन्स की ट्रांसलोकेशन होगी तो क्रोमोसोम्स की, तो कौन सा जीन पे ट्रांसलोकेशन होगी और कौन सा अफेक्ट होगा क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, सो इस तरह की चीजें बच्चों याद रखनी है। इस तरह कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एम/सी हमने देख लिया, ये बर्केट लिम्फोमा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं या साइक्लिन्स हैं, ठीक है, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, उसका भी टेबल बताया है। अच्छा हाँ, ये आरबी आ गया। ठीक है, आरबी और P53 हमने पढ़ा था कि दो इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स हैं। ठीक है, सेल साइकिल चेक पॉइंट कॉम्पोनेंट्स हैं। आरबी को हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसिव पॉकेट प्रोटीन। ठीक है, इस तरह P53 भी ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, जीन है, सॉरी। ठीक है, जो कि ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, फैलने से रोकते हैं। ठीक है बच्चों, आरबी और P53 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबी ज्यादा कौन से डिजीज में इसकी म्यूटेशन देखी थी इस जीन की हमने, कौन से कैंसर था बच्चों आरबी, जल्दी से बता दो। नाम में ही छुपा हुआ है उसका नाम, उसकी एब्रीविएशन में नाम छुपा हुआ है। आरबी स्टैंड्स फॉर एक्सेलेंट होमे हबीबा, वेरी गुड, शाबाश, रेटिनोब्लास्टोमा, एक्सेलेंट बच्चे। ठीक है, वेरी गुड हुमा, वेरी गुड अरीशा, एक्सेलेंट, एक्सीलेंट क्लास, यू आर वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, सब बच्चे बहुत अच्छे हो। ठीक है, आई मतलब स्ट्रांगली बिलीव कि तुम लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, कि इतने क्विक हो माशाल्लाह सारे। ठीक है, एक्सेलेंट, रियली पढ़ा करो बच्चों, टीचर को भी खुशी होती है। बेशक बुक सामने देख के बताओ, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप लोगों ने इस वक्त बुक खोली हुई है या कुछ नहीं, लेकिन द थिंग इज के बुक को ग्रैस्प करके तुम लोग को एटलीस्ट ये तो पता है कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है और ये किससे रिलेटेड चीज मैम पूछ रही हैं। ठीक है, एंड आई होप कि जब बुक सामने नहीं भी हो तो फिर उस टाइम पे बच्चे को याद आ जाता है कि ये चीज मैंने पढ़ी थी, ये कहीं एलियन चीज नहीं है, ये पढ़ी हुई सुनी हुई चीज है। ठीक है, सो एक्सीलेंट टू ऑल ऑफ यू। एंड फिर उसके बाद बच्चों कुछ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स थे। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए कि G1 और S में ट्रांजिशन अगर हो या G2 टू M ट्रांजिशन हो तो ब्रॉडली क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये अब कुछ जीन्स हैं जो कि G1 से S प्रोग्रेशन में उनमें म्यूटेशन हो तो ये फलानी बीमारियां हो सकती हैं। ये कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, मेलेनोमा, सार्कोमा, ग्लायोब्लास्टोमा वगैरह। ठीक है, इस तरह कुछ G1 से M ट्रांजिशन हो उसकी भी कुछ लिखी हुई है। ठीक है, वो यहाँ पे G1 से S बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसमें उसने आरबी और T53 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का भी जिक्र किया हुआ है कि जो बहुत इनकोड करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि G1 से S प्रोग्रेशन को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये वाला टेबल था जो मैं ढूंढ रही थी। कुछ सिलेक्टेड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप ये बता सकते हो उसमें कौन सी प्रोटीन ऑल्टर हुई, उसका फंक्शन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और उसके स्पेसिफिक जो उसका जैसे कह लो ना उसको स्पोरेडिक कैंसर जो उससे साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये आप इससे जिस तरह अब आरबी है, आरबी रेटिनोब्लास्टोमा के साथ रिलेटेड है और रेटिनोब्लास्टोमा इससे होता है, और इस तरह काफी सारे जीन है। यहाँ पे इसको मैंने जूम करके अलग करके भी लिखा है, जिस तरह एपीसी जीन है। ठीक है, ये सारे जीन्स हैं, ये इनहिबिटर्स हैं माइटोजेनिक सिग्नलिंग पाथवे के। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एक कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन, स्टमक, पेनक्रियाज या मेलानोमा का केस है, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड सिंड्रोम ये है एडिनोमेट फेमिलियल कोलोनिक पॉलीपोसिस, याद है हमने पढ़ा था। और इसमें किस पाथवे की सिग्नलिंग की इनहिबिशन होती है, WNT सिग्नलिंग की। ठीक है, और कौन सा प्रोटीन इफेक्ट होगा, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई प्रोटीन, और जीन कौन सा होगा, APC जीन। ठीक है, सो इसको अगर उल्टा करके पढ़ो तो भी आसान है, या अगर आप जैसा इनहिबिटर ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन पढ़ते हो, जैसा आरबी को पढ़ रहे हो, आरबी से रिलेटेड प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, पाथवे G1S ट्रांजिशन, रिलेटेड सिंड्रोम फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा सिंड्रोम, और एसोसिएटेड कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, इस तरह करके तुम लोग इसको पढ़ सकते हो। इस तरह T53 है, ठीक है, वो भी काफी सारे कैंसर से रिलेटेड है। WT1 है, विल्म्स ट्यूमर से रिलेटेड। ठीक है, VHL है,
अब मैं तो क्योंकि मेरा तो मैं बीइंग अ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट मुझे तो ये सभी इम्पोर्टेंट लगते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर आरबी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर तुम लोगों के अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखो, तो आरबी से तुम लोगों से क्वेश्चन आ सकते हैं, एबीसी से आ सकते हैं, ठीक है? मुझे तो सारे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है? इस तरह तुम लोगों से इससे आ सकते हैं, टीपी 53 से, बीआरसीए 1, बीआरसीए 2 से आ सकते हैं, ठीक है? वैसे तो एमएसएच 2, एमएलएच 1 और एमएसएच ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? वीएचएल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अच्छा, अब हम लोगों के पास आज 2 आवर्स हो गए, फॉर्च्यूनेटली हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, ठीक है? अब 1 बज गया है, बाकी आप लोगों की सर सुहेल के साथ क्लास है, ठीक है? सो जितना हमारा रह गया है वो हम बाकी देखेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को और देखेंगे, ठीक है? और मज़ीद एमसीक्यूज़, एससीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा हमने कार्सिनोजेनेसिस पढ़ना है, ई कैड्रिन वगैरह, हाँ, ठीक है? चलो ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, फिर आप लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।